आवाज आ रहा है आंसू? जी सर आ रहा है। हाँ चलिए, राज्य निर्माण का इतिहास। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का इतिहास आज का है ना विषय है हमारा, और इसमें हम लोग है ना इतिहास को पिछले बार सब थोड़ा सा बैच में नया है कि कारण क्या थे। सबसे पहले जब भी कोई नया राज्य निर्माण होता है, निर्मित होता है ना, तो उसके बहुत प्रबल कारण होने चाहिए, तभी किसी राज्य का निर्माण होता है। ऐसे किसी राज्य का निर्माण नहीं किया जाता है। उसके पीछे अगर आपका कोई सुदृढ़ पक्ष नहीं है ना, तब तो वो राज्य निर्मित नहीं हो सकता है ना। ठीक, आप अच्छी खासी स्थिति को तभी चेंज करते हैं जब आपके पास कुछ विशेष कारण हो, और वही विशेष कारण पहले हम डिस्कस करेंगे, है ना, कि हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य बना उसके पीछे महत्वपूर्ण कारण क्या थे, या किन कारकों की आवश्यकता थी जिसके कारण है ना, या कौन से कारण जो थे है ना, जिसने नया राज्य बनाने के लिए क्या किया, सरकार या सत्ता को मजबूर किया, या क्यों जरूरी था हमारे राज्य का निर्माण। ठीक, छत्तीसगढ़ एक राज्य के रूप में डेवलप होने के पीछे कारण क्या थे, ये आज हम अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे भौगोलिक कारण। ठीक, देखो छत्तीसगढ़ आपको पता है ना, इससे पूर्व जब मध्य प्रदेश में हुआ करता था, है ना, ठीक, मध्य प्रदेश राज्य का हुआ करता था, तो बहुत ही बड़ा भूभाग था। ठीक, मध्य प्रदेश का जो भूभाग है, अगर आप ऐसे एक्सटेंशन देखेंगे, है ना, ठीक, तो कुछ इस तरह से एमपी आपको दिखता है, मध्य प्रदेश आपको दिखता है। ठीक, और जब ये देखो, अब इतना बड़ा भूभाग भारत के मध्य भाग में, हाँ जी, ठीक, अब देखो इतना बड़ा भूभाग है, भौगोलिक भूभाग है, ठीक है ना। ऊपर से दिक्कतें क्या है कि ये देखो ये मैकल पर्वत श्रेणी वाला क्षेत्र, ठीक है ना, और छत्तीसगढ़ जो है कैसा है, वन संपन्न राज्य है, वन संपदा संपन्न राज्य है। कौन आपका? छत्तीसगढ़। तो अपने आप में इसका जियोग्राफिकल जो वो है एक्सपेंशन है, वो अपने आप में ही बहुत बड़ा है। आप मध्य प्रदेश को देखेंगे, इतना बड़ा ऑलरेडी बड़ा राज्य, और छत्तीसगढ़ की जो स्थिति देखेंगे, ये जो हमने छत्तीसगढ़ मांगा, वो भी आप देखेंगे भारत के कई राज्यों से बड़ा, और बल्कि कई देशों से बड़ा है ना। क्या है? कई देशों से बड़ा है किसका? छत्तीसगढ़ का जो भौगोलिक क्षेत्र है। तो जब इतना बड़ा भूभाग हमारे पास है, तो हम पढ़ते भी हैं कि जितना छोटा भूभाग, जितना छोटा प्रशासन क्षेत्र होगा, उतनी सुगमता से शासन या सत्ता का संचालन आसान होगा, है ना। ठीक, तो इसीलिए ही हमने क्या किया, ये पक्ष था कि जो नए राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ को स्थापित करने में क्या करता है, मदद करता है। कि क्या करता है, छत्तीसगढ़ का इतना बड़ा भूभाग, ऊपर से छत्तीसगढ़ का जियोग्राफिकल यहाँ पर जो एक्सपेंशन है ना, वो इतना बहुत ही सुंदर है, वन संपदा है, पर्वत है, पहाड़ है, हर चीज है यहाँ, है ना। भौगोलिक रूप से संपन्न है छत्तीसगढ़, चाहे वो क्षेत्र की दृष्टि से हो, चाहे आप भूभाग की दृष्टि से देखें, है ना, यानी क्या कहते प्राकृतिक विभाजन की दृष्टि से देखें, तो सब रूप से क्या है छत्तीसगढ़
अपने आप पे संपन्न है कि नहीं? ठीक। तो पहला कारण था भौगोलिक कारण छत्तीसगढ़ निर्माण का, कि भैया छत्तीसगढ़ अपने आप में क्या है, विस्तृत क्षेत्र है जो कई विश्व के कई जैसे इंग्लैंड के क्षेत्रफल से बड़ा है। ये कौन? आपका छत्तीसगढ़, है ना, है कि नहीं? भारत के कई राज्यों से बड़ा। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट था जो छत्तीसगढ़ निर्माण के प्रति, है ना, क्या रखता था, झुकाव रखता था, है ना। आप देखते हैं बहुत सारे राज्य हैं। अब छत्तीसगढ़ कब बना? 26वां राज्य बना, और उससे पहले अन्य राज्य देखो, छोटे छोटे राज्य हैं और वो बन चुके हैं, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उधर देख लो और बहुत सारे राज्य, है ना। वो क्या है, अरुणाचल है, पूर्वोत्तर के राज्य, तो छोटे हैं कि नहीं छत्तीसगढ़ से? बिहार भी देख लो, छोटा है कि नहीं छोटा है? लेकिन छत्तीसगढ़ उससे बड़ा है ना। और लेकिन छत्तीसगढ़ का निर्माण अभी तक नहीं किया यार, तो छत्तीसगढ़ निर्माण हो गया। अब इसके पीछे बड़ा कारण क्या था? भौगोलिक कारण। दूसरा जो है आर्थिक। देखो, छत्तीसगढ़ साधन संपदा संपन्न राज्य है, ठीक। छत्तीसगढ़ के पास मिनरल्स हैं, हर टाइप की चीज, नेचुरल मिनरल्स हैं, पत्थर, विभिन्न प्रकार के शैल समूह पाए जाते हैं, कोयला मिल रहा है, बॉक्साइट मिल रहा है, मैग्नीज मिल रहा है, यूरेनियम मिल रहा है, हर चीज मिल रहा है ना छत्तीसगढ़ में, सभी चीजें हैं, लॉ एस्क है, लगभग सभी चीजें है कि नहीं? लेकिन इसका ग्रोथ जो होना चाहिए था, जैसा विकास यहां होना चाहिए था, वैसा हमको विकास नहीं मिला। मिला क्या? नहीं मिला, ठीक। हम क्या थे? बहुत पिछड़े राज्य थे, पिछड़े क्षेत्र था। राजधानी कहां हुआ करता था? भोपाल हुआ करता था। राजधानी क्या हुआ करती थी? भोपाल हुआ करती थी। अब राजधानी भोपाल है, पैसा यहाँ मिनरल्स यहाँ से खुद खाद के ले जाते थे, है ना। लेकिन पैसा यहाँ के डेवलपमेंट के लिए ना के बराबर आता था। आज आप देखिए, कोरबा ही देखो, कोरबा इतना बड़ा क्षेत्र है, कोरबा में बहुत पैसा है, लेकिन आप जाके देखो पसान क्षेत्र को, है ना, पोड़ी उपरोड़ा को, वहां के ऐसे ऐसा गांव है जंगल जंगल में, पगडंडी है, रोड भी नहीं है, कच्ची सड़कें भी नहीं, पगडंडियां हैं वहां जाने के लिए, है ना। तो भाई अगर आपको समुचित रूप से विकास करना है तो पैसा का जरूरत पड़ेगा, और जो पैसा हमको नहीं मिल रहा था, और जो कब मिलता? एक अलग राज्य के रूप में बनने पर ही मिलता, है ना। नया राज्य बनेगा तो हमारे यहाँ का जो मिनरल्स का पैसा वो हम ही को मिलेगा और हमारे ही राज्य में खर्च होगा, जबकि यहाँ का पैसा कहाँ जाता था? मध्य प्रदेश जाता था, भोपाल जाता था। तो कहाँ खर्च हो रहा है? भोपाल में खर्च हो रहा है, जबलपुर में खर्च हो रहा है, इंदौर में खर्च हो रहा है। छत्तीसगढ़ में खर्च हो रहा था क्या? नहीं, यहाँ का पैसा हमको मिलना था लेकिन बाहर जा रहा था। तो एक आर्थिक पिछड़ापन भी महत्वपूर्ण कारण था छत्तीसगढ़ निर्माण के पीछे, ठीक। यहाँ के लोग गरीब थे, बहुतायत जनसंख्या क्या करती थी? गरीबी रेखा के नीचे निवास करती थी, और उसका डेवलपमेंट भी नहीं हो पा रहा था। तो ये भी महत्वपूर्ण पक्ष था एक राज्य निर्माण के पीछे, कि भैया हम हमको नया राज्य दो, तभी यहाँ का क्या होगा? डेवलपमेंट, आर्थिक समृद्धि हो पाएगी। तो दूसरा क्या कारण था? आर्थिक कारण। तीसरा था कारण था सामाजिक सांस्कृतिक कारण। सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भैया छत्तीसगढ़ जो है वो आदिवासी बहुल्य राज्य है, और आदिवासी बहुल्य राज्य होने के साथ इसकी एक अलग संस्कृति, एक अलग कल्चर है ना। आज आप देखते हैं जितने भी यहाँ जनजातीय समुदाय हैं, उनका अपना क्या है? विशेष क्या है? संस्कृति, जल जंगल जमीन की संस्कृति है कि नहीं है? ये अपनी वेशभूषा, अपना पहनाव ओढ़ाव, अपना रहन सहन, अपना खान पान कितना डिफरेंट है बाकी जगहों से, था कि नहीं था? तो छत्तीसगढ़ क्या था? जनजातीय राज्य था, आदिवासी बहुल्य राज्य था। तो ये भी बहुत स्ट्रांग पक्ष था कि भाई हम सांस्कृतिक रूप से मध्य प्रदेश से क्या है? अलग है, इसलिए हमको क्या दिया जाए? नया राज्य दिया जाए। तो ये तीसरा कारण बनता है निर्माण के पीछे। चौथा कारण जो है वो राजनीतिक कारण है। राजनीतिक कारण मीन्स, भाई देखिए इतना बड़ा राज्य है ना, और इतने बड़े राज्य में, अब मध्य प्रदेश देखो ना कितना बड़ा राज्य हो जाएगा, उसमें कितनी सारी 200 से ज्यादा विधानसभाएं होती है ना। उन विधानसभा क्षेत्रों को मैनेज करना, मैं तो बोलता हूं 200 विधानसभा में विधायकों के नाम तक याद नहीं होगा मुख्यमंत्री को, ये स्थिति रही होगी, है ना। लोग जानते भी नहीं रहे होंगे,
है ना। तो शासन सत्ता का संचालन करना आसान थोड़ी है। तुम बैठे हो भोपाल में, रायपुर में कांड हो गया तुमको पता ही चला, ठीक। तुम बैठे हो भोपाल में, बस्तर में क्या हो रहा है, नक्सल समस्या है, लोग कैसे जूझ रहे हैं तुमको पता ही नहीं, थोड़ी पता है तुमको। अब दूर नक्सल क्षेत्र या दूर जंगली क्षेत्र कौन है, बस्तर आपका, है ना। यातायात के संसाधन है ही नहीं है। अब तुम बैठे हो सोच रहे हो कि भोपाल, अब भोपाल में खबर कब तक पहुंचेगी, 4 दिन बाद, है ना। भाई नक्सल हमला हो गया, मर गए लोग, है ना। अब कितने दिन बाद खत्म हो रहा है, यानी खबर कहां पहुंचेगा, भोपाल 3 दिन बाद। तुरंत थोड़ी पहुंचता था उस समय, इतना डेवलपमेंट नहीं था। तो 3 दिन बाद खबर पहुंचेगी, तब तक तो सब रफा दफा, है ना जी। तो भाई राजनीतिक रूप से सत्ता संचालन भी इतना आसान नहीं था इतने बड़े राज्य का। इसके अलावा यहाँ पर सभी पार्टियां समान रूप से सहभागी थी एक नए राज्य के पक्ष में। बीजेपी भी चाहती थी, कांग्रेस भी चाहती थी क्या बने, यहाँ नया राज्य बने, ताकि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ का जो नेतृत्व है वो क्या करे, उसको बेनिफिट मिले, और यहाँ के लोग क्या करें, नेतृत्व करें, है ना, राजनीतिक रूप से। अब यहाँ का आदमी कोई बात लेकर पहुंचा भोपाल, तो उसका थोड़ी सुना जाएगा, है ना, क्योंकि उतना जनसंख्या नहीं होता था। तो जब नया राज्य देंगे तो नया अपना मुख्यमंत्री होगा, अपना विधायक होगा, है ना। और विधायक डायरेक्ट, जब अब देखो 90 हैं, 90 विधायक हैं, 90 जाके बोलते हैं मुख्यमंत्री को, पता भी कौन कहां से आता है, तो डेवलपमेंट भी आसान है। और ये आज तक बहुत पहले की स्थिति देखोगे तो बहुत गंदी होती थी सड़कें, स्थिति बहुत एकदम, यानी क्या बोले, बहुत दयनीय थी। उस समय वैकेंसीज नहीं आती थी, तुमको पता नहीं होगा, जब मध्य प्रदेश राज्य में हुआ करता था छत्तीसगढ़, तो उस समय वैकेंसीज नहीं आती थी, समझे। और कुछ भी काम रहता था तो आपको कहां जाना पड़ता था, भोपाल जाना पड़ता था, ठीक। तो राजनीतिक कारण भी एक कारण था जो राज्य निर्माण के पीछे। फिर प्रशासनिक कारण, देखो एक कलेक्टर जो है ना, कितना बड़ा क्षेत्र संभाल सकता है, अपने जिले से, मुख्यालय से 50 किलोमीटर, है ना, ठीक। अधिक से अधिक कितना आपका 80 किलोमीटर मान लीजिए, है ना। लेकिन उससे अगर ज्यादा हो जाता है क्षेत्र, तो उसका प्रशासन करना आसान है क्या, नहीं, है ना। अब देखो यहां मैं वही बताया कि अगर मैं बोला कि बस्तर में कोई घटना हो रही है ना, और 1956 की स्थिति देखिए, है ना, 1 नवंबर 1956, है ना, उस समय बस्तर एक क्या हुआ करता था, केवल पूरा बस्तर एक जिला हुआ करता था। क्या हुआ करता था, पूरा बस्तर एक जिला हुआ करता था। क्या ये भी नहीं था, कौन सा आपका, दंतेवाड़ा। तो सोचो इतना बड़ा जिला, इतना बड़ा क्षेत्र, और उसका प्रशासन करना आसान है क्या, नहीं है ना। और भाई उसके बारे में जो अगर खबर है कोई, तो उसके लिए कहां जाना पड़ रहा है तुमको, भोपाल जाना पड़ रहा है। अब सोचो कितनी दूरी पर, 400-500 किलोमीटर की दूरी पर भोपाल है, यहां से जाते ही 2 दिन लग गया तुमको, आते 2 दिन लग गया, 1 दिन रुके 5 दिन, तो उतना तक तो सब रफा दफा, है ना जी, है ना जी। सब चीज तो यहाँ से क्या हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऐसा होता था बहुत पहले, आपको छोटा छोटा काम कराना रहता तो कहाँ जाना पड़ता था, भोपाल। जैसे आज तुमको देखो, तुम्हारा सर्टिफिकेट सुधरवाना है या मंत्रालय जाना है तुमको, तुम तुरंत निकले ट्रेन से, 4 घंटे में कहाँ पहुंच गए, रायपुर पहुंच गए। बाइक से निकले 2.5-3 घंटा में पहुंच गए रायपुर, 3-3.5 घंटे, वैसे होता है ना। अब सोचो वही कहाँ जाना पड़ता, भोपाल जाना पड़ता, कितने दिन लगे, 4 दिन। यहाँ से निकले हो, आए गए, कितना दिन हो गया, पूरे 4 दिन लग गए, होता ना, कितना डिफिकल्ट हो जाता, होता है कि नहीं। तो प्रशासनिक रूप से सत्ता, क्या बोलते हैं, प्रशासन का संचालन भी क्या था, बड़े राज्य में थोड़ा सा क्या था, कठिन था, है ना, ठीक। तो नए राज्य बनने से वो चीज क्या हो जाती, आसान हो जाती है ना, कि यहाँ के लोगों को दूर नहीं जाना पड़ता, रायपुर राजधानी, बिलासपुर राजधानी बनती, जो भी बनती, है ना। हम उस समय की स्थिति पर देख रहे हैं, उस समय स्पष्ट नहीं था कि रायपुर बनेगा कि बिलासपुर बनेगा, तो जहां पर भी जाना तो हमारे ही राज्य में था, विदिन 300 किलोमीटर रहता, कोई भी 300 विदिन 200 किलोमीटर। आप देख लो हर जगह की स्थिति 200-250 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। रायपुर केंद्र में है, कोरबा से कितना दूर पड़ता है,
170, 170, 180 वैसी पड़ता है कि नहीं? तो भाई 170, 180 पड़ता है तो ज्यादा दूर नहीं है। और वही सोचो 600 किलोमीटर जाओ भोपाल, बहुत दिक्कत हो जाता। तो प्रशासनिक रूप से भी, है ना, प्रशासनिक संचालन की दृष्टि से भी क्या था, थोड़ा सा दुभर थी स्थिति। तो अगर नया राज्य बनेगा तो वो भी क्या हो जाता, आसान हो जाता। तो ये राज्य निर्माण के कारण थे, भौगोलिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक सांस्कृतिक कारण, राजनीतिक कारण और प्रशासनिक कारण। ठीक, मैं ज्यादा लंबा नहीं लूंगा, थोड़ा सा तुमको चरण बताता हूँ, कल से मैं उससे आ जाऊंगा ईयर पे। ठीक, तो चलिए राज्य निर्माण के चरण। ठीक, मैं राज्य निर्माण को 4 चरण में विभाजित करके आपको बताऊंगा। ठीक, यहां पर लिखिए, हेडिंग रहेगा आपका राज्य निर्माण के चरण। मैं बिल्कुल नए तरीके से पढ़ा रहा हूं, तुमको बता देता हूं, है ना। छत्तीसगढ़ कोई टीचर या कहीं बुक में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। मैं राज्य निर्माण के चरणों को तुमको मेन फॉर्म में पढ़ा रहा हूं। राज्य निर्माण के चरण। ठीक, अब देखिए राज्य निर्माण के चरण। सबसे पहला तो जो चरण था वो था भूभाग निर्धारण का दौर। अरे भैया, सबसे पहले जब राज्य की मांग रखोगे तो उससे पहले डिसाइड तो करोगे कहां से कहां तक की इलाका चाहिए, है ना। तभी तो तुमको क्या मिलेगा, बल मिलेगा। जब पहला मीटिंग बैठोगे तो पहला मीटिंग में सोचोगे कि भैया मांग क्या क्या है। तो राज्य मांगना है तो कहां से कहां तक मांगना है ना। मैकल से लेकर इंद्रावती तक मांगना है ना, कि कहां तक मांगना है, कि आपको जयपुर जबलपुर से लेकर कहां तक मांगना है, इंद्रावती तक मांगना है। सोचना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहला जो चरण था वो था भूभाग निर्धारण का चरण। क्या था, भूभाग निर्धारण का चरण। ठीक, भूभाग निर्धारण का दौर या चरण जो था वो 1741 से 1905। यह वह समय था जब राज्य की क्या बाउंड्री डिसाइड की गई। 1741 से 1905 बस्तर पर छत्तीसगढ़ बंगाली भाग में नहीं आता था। आता था क्या, दंडकारण्य अलग कहलाता था। कोटपाड़ की संधि के बाद बस्तर छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा बनता है, उससे पहले था क्या, नहीं था, है ना जी। तो नहीं था। तो ये जो चरण था उसमें मराठा, अंग्रेज ये सब आते हैं और एक छत्तीसगढ़ हमको देखने को मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है। आप जब देखेंगे 1918 में सुंदरलाल शर्मा अपनी पांडुलिपि में स्पष्ट करते हैं कि छत्तीसगढ़ यहां से यहां तक फैला हुआ है। 1905 में प्रशासनिक परिवर्तन डिसाइड करता है कि छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा क्या होगी। ठीक, उदयपुर, चांग बखार, है ना, ये सब हमको मिल जाते हैं कि नहीं। संबलपुर, बालांगी, कालाहांडी, तेल नदी का जो क्षेत्र है वो उधर चले जाता है उड़ीसा में। 1905 तक हमको वर्तमान जो सीमा है राज्य की वो स्पष्ट देखने को मिलती है। 1905 में स्पष्ट हो जाता है। आगे आप इतिहास पढ़ेंगे तो और बहुत अच्छे से स्पष्ट होगा। तो पहला जो चरण था वो था भूभाग निर्धारण का चरण या भूभाग निर्धारण का दौर। इसमें हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ वर्तमान जिस स्वरूप में दिखता है उस स्वरूप में कब वो स्टैब्लिश हो चुका था, कब हुआ था, 1905 तक हो गया। 1918 में पांडुलिपि में सुंदरलाल शर्मा उसको घोषित कर देते हैं, हो गया। अब देखिए, अब भूभाग निर्धारण हो गया, भूभाग निर्धारण का दौर हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब राज्य की मांग करेंगे। ठीक, क्या करेंगे, राज्य की मांग करेंगे। तो इसको हम 3 चरण में लेते हैं। प्रथम चरण राज्य की निर्माण, है ना, प्रथम चरण। ठीक, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। ठीक, प्रथम जो चरण होगा 1918 से लेकर आपका 1950 तक, है ना। ये राज्य निर्माण का चरण है। राज्य निर्माण ये पूरा राज्य निर्माण का चरण है। लेकिन राज्य की मांग का चरण कब कैसे है, तो प्रथम चरण जो है वो क्या है आपका, प्रारंभिक मांग का दौर। क्या है,
प्रारंभिक मांग, ठीक, जब हम पहली मांग करेंगे, है ना, ठीक, 1800 से 1950, फिर 1950 से 1994, ठीक, 1950 से 1994 संस्थागत प्रयास का चरण, संस्थागत प्रयास का चरण, जब हम क्या करेंगे, संगठन बनाकर क्या करेंगे, राज्य के निर्माण के लिए क्या करेंगे, प्रयास करेंगे या आंदोलन करेंगे। आपको बहुत सारे इस दौर में चीजें देखने को मिलेंगी, आगे एक एक को समझाऊंगा मैं, है ना। फिर जो तीसरा चरण है 1994 से लेकर 1994 से लेकर सन 2000 तक का चरण, ठीक, ये जो चरण है ये विधायी प्रयास का चरण है। किसका चरण है, विधायी प्रयास का चरण है, ठीक। जब क्या होगा, विधायिका प्रयास करेगी राज्य निर्माण के लिए, समझ रहे हो क्या, विधानसभा में जब प्रयास होंगे छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए, तो ये क्या कहलाएगा, विधायी प्रयास का चरण कहलाएगा। 1994 से लेकर सन 2000 का दौर, 1 नवंबर सन 2000 पर राज्य बन जाता है। तो ये देखिए 3 चरण में, सबसे पहले छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा निर्धारण करेंगे 1741 से 1905 के बीच, जो वर्तमान छत्तीसगढ़ दिखता है वो आपको देखने को स्पष्ट रूप से मिल जाता है। पहला चरण जो रहता है 1928 से 1950, उसमें प्रारंभिक मांग का रहता है, संस्थागत नहीं, लोग अपनी तरफ से मांग करते हैं, ठीक। 19 अलग अलग सम्मेलन, कांग्रेस सम्मेलन में मांग होगा, है ना, ठीक, अलग अलग मांग होगी, संस्थागत नहीं, संगठन बना के मांग चालू होगा 1950 से 1994 तक चलेगा, उसका 1994 से 2000 तक विधायी प्रयास होगा। क्लियर, ठीक, ये समझ में आया, यहां तक क्लियर है ना, हो गया, मिटा दो, चलो। तो हेडिंग रखिएगा, पहला दौर 1741 से 1905, ठीक, भूभाग निर्धारण का चरण, भूभाग निर्धारण का चरण 1741 से 1905, से 1905। मैं कुछ टाइम लाइन बना रहा हूं, आप लोग इस टाइम लाइन को बनाइए, है ना, तो चीजें तुमको स्पष्ट होगी। डेट लिखते जाना, मैं जो डेट लिख रहा हूं उसको लिखते जाना, उसका स्पष्ट करते जाएंगे, उसका समझाऊंगा। 1741 से 58, 1758, 58 के बाद फिर है 87, 87 से लेकर 1818, है ना, ये 1700 वाला चल रहा है ना, तुम चाहो तो इसको 1787 लिखो, 1758, अब 1828 चला गया, 1818 से लेकर 1830, 1830 से लेकर 1854, 1854 से लेकर 1861, 1861 से लेकर 1862, 1862, 1862 के बाद 1905, ठीक, ये पहला चरण है जब राज्य की सीमा निर्धारित हो रही है। अब देखिए 1741 से लेकर 58 का दौर, 1741 में, है ना, छत्तीसगढ़ जो राज्य है ना, वो क्या होता है, मराठों के अधीन आ जाता है, मराठाओं के प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत आ जाता है। कौन,
छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ मराठा साम्राज्य का हिस्सा कब बना? ठीक, छत्तीसगढ़ मराठा अधीन, ठीक, छत्तीसगढ़ मराठा अधीन हो जाता 1741 में। 1741 में जब छत्तीसगढ़ मराठाधीन होता है ना। मराठाधीन कैसे? नागपुर राज्य, राजधानी क्या थी मराठों की? नागपुर थी। नागपुर से अप्रत्यक्ष मराठा शासन का दौर चालू होता है। अब देखो, मराठाओं के आधिपत्य में आ गए कौन? छत्तीसगढ़। लेकिन अभी डायरेक्ट मराठा शासन नहीं हुआ, ठीक। वो अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से क्या करेंगे? यहां पर शासन करेंगे, ठीक, क्लियर है ना। तो क्या करेंगे? अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करेंगे, है ना। तो इनडायरेक्ट मराठा शासन कब से कब तक चलेगा आपका? इनडायरेक्ट मराठा शासन। आई एम लिख रहा हूं मैंने, इन, आई का मतलब इनडायरेक्ट, एम का मतलब मराठा, है ना। तो इनडायरेक्ट मराठा शासन 1741 टू 1758, क्लियर। 1741 से लेकर 1758 अप्रत्यक्ष मराठा शासन, क्लियर है ना, है ना। यहां पर ये क्या कर रहे हैं? अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से क्या कर रहे हैं? शासन कर रहे हैं, है ना। इसके बाद 58 से 87 डायरेक्ट मराठा शासन, प्रत्यक्ष मराठा शासन की शुरुआत हो जाएगी, ठीक। क्या होगा? प्रत्यक्ष मराठा शासन की शुरुआत कब से कब तक? 58 से 87 तक। लेकिन इसी बीच देखिएगा क्या होता है, अभी तक दंडकारण्य जो इलाका है, बस्तर का इलाका, वो छत्तीसगढ़ का पार्ट नहीं बना है, ठीक। 1778 इसी के अपडेट बीच में, कब? 1778 कोटपाड़ की संधि, क्या? कोटपाड़ की संधि। कोटपाड़ की संधि क्या थी? वेरी गुड। देखो, 1741 में मराठा जो है वो छत्तीसगढ़ में आधिपत्य वो जमा लेते हैं, लेकिन कैसा आधिपत्य होता है? अप्रत्यक्ष मराठा होता है। यहाँ पर वो अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कर रहे हैं, है ना, वो डायरेक्ट शासन नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद उनका मूड चेंज होता है, बोलते हैं कि भैया आप डायरेक्ट करेंगे। 58 में क्या कर लेते हैं? 58 में प्रत्यक्ष रूप से शासन करना चालू कर देते हैं। होता क्या है, जब मराठा घुस जा रहे थे तो बस्तर, अभी तक वो कहां से, किस क्षेत्र में? छत्तीसगढ़ मैदानी भाग, बस्तर प्रवेश नहीं हुआ उनका, बस्तर घुस गए हम लोग। बस्तर में अब हलबा विद्रोह हो जाता है। कौन सा विद्रोह हो जाता है? हलबा विद्रोह होता है, हलबा विद्रोह, ठीक। तो हलबा जनजाति क्या कर देती है? विद्रोह कर देती है ना। अब हलबा जनजाति का जब विद्रोह हो जाता है तो उसके बाद 3 पक्ष बनते हैं। जयपुर शासक, ठीक, दरियादेव, है ना, और तीसरे होता है ब्रिटिशर्स, अंग्रेज, ठीक। अब इनके मध्य संधि हो जाती है। दरियादेव, राजा जयसिंह, बस, और वो कौन? जयसिंह राजा और मराठाओं के बीच क्या हो जाती है? संधि होती है। इसी को बोलते हैं, क्या कहते हैं? कोटपाड़ की संधि। इस कोटपाड़ की संधि का परिणाम यह होता है कि बस्तर क्या बन जाता है? करद राज्य बन जाता है। किसका? मराठाओं का। कैसे बन जाता है करद राज्य? ये बस्तर जो क्षेत्र है, ये बस्तर रियासत है, वो टैक्स देना स्वीकार करती है। किसको? मराठाओं को। मराठाओं को क्या मिलेगा अब यहां से? टैक्स। तो बस्तर अब किसका करद राज्य बन गया? मराठाओं का करद राज्य बन गया। इसका मतलब क्या हो गया कि बस्तर अब किसमें शामिल हो गया? छत्तीसगढ़ भूभाग में शामिल हो गया। अभी तक ये क्षेत्र अलग था, लेकिन 1778 के कोटवाड़ की संधि ने
बस्तर को छत्तीसगढ़ के भूभाग में शामिल कर दिया। ठीक है, हो गया समझ में आया बात यहां तक। बस्तर अब क्या बन गया, छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का। कौन ऑप्शन, बस्तर। क्लियर है ना बात जी, समझ में आया बात है ना। 1787 तक मराठा जो है डायरेक्ट शासन करते रहे। ठीक, 87 से 1818 तक है ना, कौन आया आपका, सूबा शासन। क्या है, सूबा शासन। आगे पढ़ोगे तुम लोग, सूबेदारी जो है वो, है ना। ठीक, तो 1787 से 1818 का दौर जो था वो किसका था, सूबा शासन का था। अभी भी मराठा शासन कर रहे हैं, लेकिन कैसा है ये, सूबा शासन है, सूबेदारी। ये आगे प्रणाली को समझोगे, सूबा प्रणाली, है ना। यहां पर 1818 में क्या होता है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हो जाता है। यहां पर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मराठा वॉर हो जाता है। ठीक हो गया, मराठा क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। मराठा जब पराजित हो जाते हैं तो इसके बाद छत्तीसगढ़ में, यानी मध्य प्रदेश, नागपुर राज्य सहित छत्तीसगढ़ में क्या आ जाता है, इनडायरेक्ट ब्रिटिश रूल आ जाता है। क्या जाता है, इनडायरेक्ट ब्रिटिश रूल। अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन की शुरुआत कब हुई छत्तीसगढ़ में, 1818 में होती है। ठीक, जब मराठा ने करद राज्य बनाया बस्तर को, 5900 रुपए टकोली दिया इन्होंने, 5900 टकोली वार्षिक। इस पर टकोली पर बस्तर करद राज्य बन जाता है। ठीक, 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात नागपुर सहित जो छत्तीसगढ़ है वो ब्रिटिश साम्राज्य के कब्जे में आ जाता है। क्या जाता है, अप्रत्यक्ष। अब ब्रिटिश शुरू में तो डायरेक्ट शासन नहीं करते, क्या करते हैं, आंतरिक मुद्दे आप रखिए, बाहरी हमारे पास रहने दीजिए, है ना। तो वैसे ही हुआ, इनडायरेक्ट ब्रिटिश रूल आ गया। कब, 1818 में। 1830 तक यह चलता रहा, इनडायरेक्ट ब्रिटिश रूल चलता रहा। ठीक, फिर 18 से लेकर 1830, ठीक, री रूल ऑफ मराठा, है ना। अब होता क्या है, उत्तराधिकारी जो होता है 1830 में वो क्या रहता है, अपरिपक्व रहता है। ठीक, क्या रहता है, अपरिपक्व। रघुजी तृतीय याद है, ठीक। तो जो वो रहता है रघुजी तृतीय, है ना, उस वो क्या करता है, अपरिपक्व रहता है। 1830 में जब वो अपनी परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है, तो वयस्कता को प्राप्त कर लेता है, मराठा ब्रिटिशर्स उसको क्या कर देते हैं, फिर से गद्दी पर बैठा देते हैं, है ना। तो 1830 से 1854 तक क्या हो गया, फिर से क्या हो गया, री रूल आ गया, किसका, मराठा का, है ना। क्यों, रघु जी क्या हो गया, व्यस्क, है ना। ठीक, समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। 1830 में रघु जी क्या हो जाते हैं, व्यस्क हो जाते हैं। ठीक, कौन, रघु जी तृतीय, ध्यान रखिएगा, रघु जी थर्ड क्या हो जाते हैं, व्यस्कता प्राप्त कर ले। 1830 में व्यस्क नहीं था। अब आपको पता है ना, कि जब व्यस्तता नहीं था तो उसको नहीं बैठा के रखे थे। 1830 में अपने अंडर में ब्रिटिश रघुजी तृतीय को रख के शासन कर रहे थे। 1830 से 1854 करीब 24 साल तक ये चलता रहा। 24 साल में जब ये रघुजी तृतीय व्यस्त हो जाता है, उसको सत्ता शासन की बागडोर क्या दी जाती है, सौंप दी जाती है। 1854 तक ये शासन करते रहता है ना। 1854 में रघुजी तृतीय की क्या आ जाती है, इसी समय रघु जी तृतीय की क्या हो गई, मृत्यु हो जाती है। ठीक, 1854 में जब रघु जी तृतीय की मृत्यु हो जाती है, तब क्या होगा, ब्रिटिशर्स का शासन आएगा। ठीक,
तो ब्रिटिश रूल आ गया कब? 1854 में। यहीं पर क्या होगा? रघुजी तृतीय की मृत्यु के पश्चात ब्रिटिश क्या हो गया? डायरेक्ट रूल की शुरुआत हो जाती है ना। यह ब्रिटिश शासन क्या जाता है ना, डायरेक्ट रूल पे आ जाता है ना। क्लियर है ना जी। और ब्रिटिश रूल में अंतिम जिलेदार रहता है, पूछता है प्रमोशन, कौन था अंतिम जिलेदार? तो गोपाल राव अप्पा। ठीक, यहां पर कौन रहेगा? गोपाल राव अप्पा। ये क्या था? अंतिम जिलेदार, अंतिम जिलेदार था। ठीक, समझ में आया बात? अब देखो 1861 में छत्तीसगढ़ जो है वो किसका अंग बन जाता है? मध्य प्रांत का अंग बनता है। कौन? छत्तीसगढ़। है, समझ में आ रहा है ना बात? फिर 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग बन जाता है किसका? मध्य प्रांत का। छत्तीसगढ़ संभाग का गठन हो जाता है। और 1905 में क्या होता है जी? प्रशासनिक परिवर्तन होते हैं। अभी इनको समझाऊंगा तुमको, अभी आएगा दौर, है ना। अभी इसको समझाना है तुमको, मध्य 1861 से लेकर, यानी ये मैं पूरा समझाऊंगा तुमको 1854 से लेकर यहां से लेकर वहां तक पूरा एक एक टाइमलाइन में, डेट टाइमलाइन में अलग समझाऊंगा। ठीक। 1905 में क्या होगा? प्रशासनिक परिवर्तन होगा। प्रशासनिक परिवर्तन होने के पश्चात क्या स्थिति होगी? कालाहांडी, बालांगीर, है ना, ये सब क्षेत्र कहा चले जाएंगे? उड़ीसा भी चले जाएंगे। और चांग बखार, है ना, ऊपर मनेंद्रगढ़ वाला, कोरिया, चांग बखार रियासत, उदयपुर रियासत, ये सब कहाँ मिल जाएंगे? छत्तीसगढ़ में। ठीक, क्लियर है ना चीजें, है ना। तो ये सब चीज को हम लोग क्या देखेंगे? नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बताऊंगा मैं तुमको ये स्थिति छोटा नागपुर से कैसे, ये सब बिहार से राज्य, हमको बिहार से ये सब मिला और हमसे वो उड़ीसा का क्या क्या गया, है ना। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको स्पष्ट करेंगे, है ना। ठीक, चलो ये समझ गया ना डेट लाइन? डेट लाइन अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्लास में मैं तुमको 1854 से लेकर पूरा इधर एक एक डेट के साथ में बताऊंगा, है ना। ठीक, चलिए आज क्लास में इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अपन कल, है ना। अपने टाइम पर ही होगा ना, कल वाला जो क्लास होगा अब वो अपने टाइम पर होगा। आज तक जो रहा वो आज अलग, क्योंकि सर नहीं आए हैं इसलिए लेट हुआ, है ना। चलो।